हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जो बिहार स्टेट का आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आज से हम अपने चैनल पर आप लोगों को थ्योरी का क्लास देंगे, जिसमें हम लोग 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक को देखेंगे, जो कि अकाउंट का होगा। और फिर जब हम अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे एनसीईआरटी 12th क्लास, तो फिर हम बिजनेस स्टडी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अलाभकारी संस्था क्या होता है। ठीक है, और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। साथ ही जो अलाभकारी संस्था होती है, जिसे इंग्लिश में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो संस्था होती है, यह प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाती है, आय एवं व्यय खाता बनाती है और साथ ही बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है। इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक है, उसमें सबसे पहला जो अध्याय है वह दे रखा है अलाभकारी संस्था का। उसके बाद पार्टनरशिप का दे रखा है, और पार्टनरशिप में जैसे साझेदार प्रवेश करते हैं तो उसका लेखांकन किस तरह किया जाता है, या फिर कोई साझेदार फॉर्म को छोड़ कर जा रहे हैं तो उनका लेखांकन किस तरह से किया जाता है, या फिर किसी भी पार्टनर का डेथ हो गया तो उनका किस तरह से लेखांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिए गए हैं, और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह है अलाभकारी संस्था पे। तो चलिए, मैंने यहाँ जो आप लोगों के लिए स्लाइड लिया है वह एनसीईआरटी बुक का ही है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो देखिए, अलाभकारी संस्था के बारे में सबसे पहले हमें जानना है कि अलाभकारी संस्था क्या होती है। तो अलाभकारी संस्था को हम लोग क्या कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कहते हैं। तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि यह एक ऐसी संस्था होती है जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, बल्कि इस तरह की संस्था के स्थापना का मुख्य उद्देश्य होता है समाज सेवा करना। ठीक है, तो अब इस तरह की संस्था में कौन कौन सी संस्था आ जाती है? जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं स्कूल खोला गया, कहीं अस्पताल खोला गया, ठीक है, या फिर कहीं कोई जो धार्मिक संस्थान है वह खोले गए, तो इस तरह की जो भी संस्थाएं होती है वह अलाभकारी संस्था के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, आपके बुक में दे रखा है तो हम लोग इसको भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दे रखा है एनसीईआरटी बुक में अलाभकारी संस्था के बारे में। तो देखिए, अलाभकारी संस्था से आशय ऐसे संस्था से है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसे संस्था से है जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है। ठीक है, जिनका निर्माण धार्मिक संस्थानों और जिनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता है, यानी इस तरह की संस्था का जो स्थापना किया जाता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है किसी विशिष्ट समूह या फिर किसी विशिष्ट समूह या फिर समस्त जनता को सेवा देना होता है। यानी कि इस तरह की जो भी संस्थाएं होती हैं अलाभकारी संस्था, उनका उद्देश्य होता है कि अगर कुछ विशिष्ट समूह है, जैसे मान लीजिए कि कहीं बहुत पुअर लोग रह रहे हैं, ठीक है, और एक मिनट, कहीं पे मान लीजिए कि बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, ठीक है, कहीं मान लीजिए कि बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, तो गरीब लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे अगर उनके स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ पे अगर एक हॉस्पिटल खोल दिया गया, ठीक है, हॉस्पिटल खोल दिया गया, तो अब क्या होगा कि यह जो विशिष्ट समूह के लोग होंगे, यह अस्पताल इनको क्या करेगी? सेवा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो जो अलाभकारी संस्था होती है वह पूरे जनता को सेवा देती है, या फिर जो विशिष्ट समूह के लोग होते हैं उन्हें सेवा प्रदान करती है। ठीक है, आमतौर पर यह किसी भी प्रकार का उत्पादन, क्रय या वस्तुओं का विक्रय और किसी प्रकार के उधार लेन देन नहीं करती है। और देखिए, जब किसी भी
अलाभकारी संस्था का स्थापना किया जाता है तो यह संस्था किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं करती है, उसमें किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का उधार लेन देन भी उसमें नहीं होता है। क्योंकि किसी भी जो अलाभकारी संस्था है उसका उद्देश्य है मुख्य रूप से समाज सेवा करना, इसलिए उसमें किसी भी वस्तु का सेल परचेज तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलाभकारी संस्था कहते हैं। उसके बाद देखिए, व्यापारिक और लाभ तथा हानि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो अलाभकारी संस्था होती है, ठीक है, जो अलाभकारी संस्था होती है वह व्यापारिक या फिर लाभ हानि खाता नहीं बनाती है। यानी कि अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो अलाभकारी संस्था होती है वह किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती है, ठीक है। इसको भी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी संस्था होती है जिनके द्वारा लाभ हानि खाता बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे जो हमारी अलाभकारी संस्था होती है वह अपने पास कुछ विवरण रखती है, ठीक है, जिसमें से 3 उसके पास विवरण होते हैं, जिसमें शामिल होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, पेमेंट अकाउंट। उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर, और लास्ट है बैलेंस शीट। यह 3 जो विवरण है यह कौन सी संस्था रखती है, अलाभकारी संस्था रखती है। तो देखिए यहाँ से भी आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि अलाभकारी संस्था निम्न में से कौन सा विवरण अपने पास रख सकती है। तो वहाँ पे अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर निगेटिव में आंसर होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आप लोग के एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि इस संस्थान के द्वारा बनाई गई निधि पूंजी या सामान्य निधि में जमा की जाती है। अब इस संस्था के द्वारा जो भी फंड जनरेट होता है वह सामान्य निधि यानी एक जनरल फंड बना दिया जाता है, उसमें उस पैसा को रखा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर अलाभकारी संस्था की स्थापना किया जाता है तो उसके स्थापना के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, तो यह लोगों से प्राप्त होते हैं चंदा के रूप में या फिर अनुदान के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक अलाभकारी संस्था की स्थापना के लिए पैसे एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि आमतौर पर इनकी आय का मुख्य स्रोत इनके सदस्यों से प्राप्त अनुदान होता है, ठीक है, या फिर दान होता है या फिर सहायता या विनिवेश से प्राप्त आय हो सकता है। इस प्रकार के संस्थानों द्वारा बहियों को रखने का मुख्य उद्देश्य वैधानिक ज़रूरतों को पूरा करना होता है, ठीक है, यानी जो भी लोगों की ज़रूरत है उनको पूरा करना होता है। उसके निधि का प्रयोग पर नियंत्रण की सहायता प्रदान करना होता है। प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर, ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि हर लेखा वर्ष, यानी हम जानते हैं कि हमारा जो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है वह कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से कितना होता है, 31 मार्च तक होता है, ठीक है, 31 मार्च तक होता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि एक लेखा वर्ष की समाप्ति पर यह वित्तीय विवरण तैयार करती है, यानी कि एक लेखा वर्ष जब पूरा हो जाता है तो उस दौरान यह वित्तीय विवरण तैयार करती है और वित्तीय स्थिति के लिए आय एवं व्यय विवरण तैयार करती है और उन्हें वैधानिक प्राधिकरण में जमा कराती है, यानी उन्हें लीगल जो भी उनका इंस्टीट्यूशन होता है उसमें जमा करवाती है और उससे क्या होता है कि जब वह जमा कर देती है तो उसका पंजीकरण करा लिया जाता है, यानी उनका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग के, अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि अलाभकारी संस्था क्या होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अलाभकारी संस्था एक ऐसी संस्था होती है जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य होता है समाज सेवा करना, ठीक है। और अलाभकारी संस्था किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय, ठीक है, या फिर किसी भी जो वस्तु होता है उसका उधार लेन देन नहीं करती है। और अलाभकारी संस्था के जो इनकम का मुख्य स्रोत होता है, यानी अलाभकारी संस्था की स्थापना के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, तो यह लोगों से प्राप्त होता है सहायता के रूप में, अनुदान हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ सहायता राशि भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से अलाभकारी संस्था की स्थापना के लिए पैसे आते हैं।
और अलाभकारी संस्था जो है वह अपने पास कहाँ से पैसे नहीं सॉरी एक मिनट, अलाभकारी संस्था जो है वह अपने पास कौन कौन से वैसे विवरण रखती है, ठीक है। यानी अलाभकारी संस्था के द्वारा रखे जाने वाले कौन कौन से लेखे होते हैं। तो पहला मैंने आप लोगों को बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, पेमेंट अकाउंट। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रिसिप्ट एक मिनट यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा अलाभकारी संस्था है, कारी संस्था द्वारा नहीं रखे जाने वाले लेखे, नहीं रखे जाने वाले लेखे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन 1 में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 में है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, 3 में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और 4 में यहाँ ऑप्शन दे दिया बैलेंस शीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी अलाभकारी संस्था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं बनाती है, वह अपने पास कौन कौन अकाउंट बनाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर यहाँ से एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि अलाभकारी संस्था द्वारा कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की जाती है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि दे दिया मंदिर मस्जिद, या फिर दे दिया स्कूल हॉस्पिटल और उसमें एक दे दिया किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो इसका नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रॉफिट के उद्देश्य से स्थापित की जाती है वह नहीं होगा, ठीक है, अलाभकारी संस्था। तो इस तरह से आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपका किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ से आप लोग का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं कि जो हमारी अलाभकारी संस्था होती है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए अलाभकारी संस्था की स्थापना का क्या विशेषता होता है? यह संस्था किसी विशिष्ट समूह समस्त जनता जैसे कि शिक्षण, व्यायामशाला, मनोरंजन, खेलकूद तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं की जाति, धर्म, रंग को ध्यान दिए बिना, ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह बोल रही है कि किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, रंग को ध्यान दिए बिना सेवाएं प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं को लागत के बिना या नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध कराना होता है। अब देखिए जब इस तरह की संस्था की स्थापना की जाती है और कोई लोग उस संस्था से लाभ लेना चाहते हैं तो यह संस्था जो होती है सिर्फ नाम मात्र के शुल्क के लिए, नाम मात्र के शुल्क पर उन्हें वह सेवा देती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस विशेषता को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।